नमस्ते नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों। तो क्या हाल चाल आप सभी का। हमें उम्मीद है कि आप सभी का हाल चाल एकदम बढ़िया होगा और आप बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। तो जैसा कि हम आपको पीछे के वीडियोस में बताए थे कि आज हमारा कौन सा क्लास होने वाला है। आज हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि आपके मैथ का अध्याय 3 का हम क्या करने वाले हैं, बेसिक्स पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए और हमसे नहीं जुड़े तो आप हमारे चैनल, हमारे प्यारे से संस्थान, हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म गुरुग्राम कॉन्सेप्ट क्लासेस के साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई की जर्नी को आसान बना सकते हैं। ठीक, तो हम आपको बता दें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, आप इसको अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, पेयर ऑफ। जैसे देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हम इससे पीछे के वीडियोस में, पीछे के लेक्चर्स में दो चैप्टर, एक वास्तविक संख्या जो कि रियल नंबर था और एक हमारा जो था बहुपद जिसको आप पॉलिनोमियल कहते हैं, उन दोनों चैप्टर को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेसिक से खत्म किए। ठीक, तो अब हम आपको इस चैप्टर की ओर ले जाते हैं, लेकिन इस चैप्टर की ओर ले जाने से पहले आपको हम बता दें कि ये जो आपका चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, कह सकते हैं कि आपके बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है, एक ये कह सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है जी, आपके सबसे बुक का बड़ा चैप्टर भी यही है और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी यही है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में इसका वेटेज जो रहता है, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, तो जैसे आपके सामने अगर हम मार्क्स का एनालिसिस करें, आपके सामने बता दे कि इसका मार्क्स जो कितना होता है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपके एग्जाम में जो है 4 से 5 ऑब्जेक्टिव दिखने के लिए मिल जाएगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करें जिसको आप लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, वो भी आपको लगभग 2 से 3 मिल जाएगा। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करें तो वो आपको 2 मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव से हमारा 5 नंबर आ रहा है, शॉर्ट टाइप से एक क्वेश्चन के लिए आपको पता है शॉर्ट टाइप में 2 मार्क्स मिलते हैं। तो मान के चलते हैं कि हमारा 2 प्रश्न इससे पूछा गया, तो यहाँ पे कितना मार्क्स हो गया, 4 मार्क्स। और लॉन्ग टाइप में पता है आपको कितना रहता है हमारा, लॉन्ग टाइप में रहता है, लॉन्ग टाइप में साथ 3 क्वेश्चन रहता है और इसमें कोई भी 2 बनाना रहता है। तो इसमें मान के चलते हैं कि 2 लॉन्ग टाइप 5 नंबर वाला 10, तो इधर 10 4 14 5 19। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो इसका वेटेज जो रहता है आपके एग्जाम में, आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में, वो 19 नंबर से यानी कि 19 नंबर से 20 नंबर तक रहता है। ठीक, तो हम टोटल डिस्कस करेंगे कि कहां पर कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, आपको बताएंगे। समझ में आ गया कि कैसे कैसे। और देखिए, ये जो 19 से 20 नंबर है आपका 200 में से ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, लेकिन आपका एग्जाम क्या होता है, 50% का होता है, यानी कि 100 में से आप बोल सकते हैं कि ये अकेला ऐसा चैप्टर है जो आपको 10 नंबर दे सकता है। यानी कि इस चैप्टर का वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर का वेटेज जो है आपके एग्जाम में अकेला 10 मार्क्स का है। ठीक, तो समझ में आ गया मार्क्स एनालिसिस। अब हम करते हैं चैप्टर का शुरुआत, चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। ठीक, तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आप देख सकते हैं कि एक बार चर का चर्चा हुआ, रैखिक समीकरण का चर्चा हुआ, युग्म का चर्चा हुआ। तो आपको चिंता नहीं लेना, हम एक एक शब्द का आपको मीनिंग समझाएंगे कि ये चर क्या, ये रैखिक समीकरण क्या, ये युग्म क्या। लेकिन पहले चर के बारे में आपको समझाते हैं कि चर क्या होता है। ठीक, तो चर के बारे में समझाएं आपको। तो देखिए, चर के बारे में आपको बताते हैं कि चर क्या होता है। चर को आप अंग्रेजी में वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं चर को अंग्रेजी में आप, वेरिएबल। तो क्या आपको पता है चर क्या होता है? देखिए, चर क्या होता है, हमारा एक ऐसा राशि बोल सकते हैं आप जिसका मान क्या होता है, वो फिक्स नहीं होता है। ठीक, एक ऐसा राशि, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसा राशि जिसका मान क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, या जिसका मान बदलता रहता है, वो हमारा चर कहलाता है। पहले लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो क्या कहिएगा, वह राशि जिसका मान
जिसका मान, वह राशि जिसका मान फिक्स नहीं होता है, वह राशि जिसका मान फिक्स नहीं होता है। या आप इसी को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वह राशि जिसका मान जो है फिक्स नहीं, जगह पे लिख सकते हैं आप निश्चित नहीं होता है। वह राशि जिसका मान फिक्स नहीं होता है, नहीं होता है, कौन सी राशि कहलाती है? वह हमारा, वह चर कहलाती है, वह चर कहलाती है। तो देखिए हम आपको क्या बताया इसका डेफिनेशन, कि वह राशि जिसका मान फिक्स नहीं होता है वो हमारा चर कहलाता है। तो कौन कौन से चर होते हैं? आपके अंग्रेजी के जो अल्फाबेट्स होते हैं A B C D E F G H ऐसे करके लेकर कहां तक, Z तक, वो टोटल हमारा चर कहलाता है, वो टोटल हमारा वेरिएबल कहलाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि चर में क्या होता है, A B C D इस प्रकार से लेकर कहां तक, ये Z तक जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, चर। तो अब कहिएगा सर इसमें इसका मान कैसे फिक्स नहीं होता है, कैसे बदलता है इसका मान, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप एक बात कीजिए ना, आप हमको समझाइए कि कैसे इसका मान फिक्स नहीं होता। तो आप मेरे साथ आइए, हम आपको समझाते हैं कि कैसे इसका मान फिक्स नहीं होता। तो कोई हम एक समीकरण लेते हैं, मान के चलते हैं कि कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं, मान के चलते हैं x प्लस में 8 इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो आप इसको सॉल्व करने जानते हैं, क्या कीजिएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस 8, इस पार आएगा माइनस, तो x बराबर क्या आ गया, 6। यहीं पे एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या कहिएगा आप, 0, माइनस है इस पार आके प्लस, तो x बराबर में 3। तो x क्या चर है या नहीं है, पहले तो आप ये बताइए, x चर है या नहीं है। तो कहिएगा सर चर जो होते हैं वो अंग्रेजी के अल्फाबेट्स के लेटर होते हैं, तो ABCD से लेकर Z तक में x भी आएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा x जो है वो वेरिएबल है, वो चर है। तो सर x का मान यहाँ पे देख रहे हैं हम 6 भी, कभी 6 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है। सर कहने का मतलब है कि x का मान बदल रहा है। सर जिस चर का मान बदलता है हम उसको वेरिएबल कहते हैं, उसको चर कहते हैं। समझ में आया? अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि आप चर x ही लीजिए। आपका मन कर रहा है सर हम चर तो x नहीं लेंगे, क्यों हम x ले, मेरा मन कर रहा है हम सर y लेंगे, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप y ले सकते हैं। आपका मन किया a लीजिए आप चर, b लेने का मन कर रहा है b लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आपको जो मन करे वो लीजिए। चर समझ में आ गया? अब हम अचर की बात करते हैं। चल लगे हाथ अचर भी बता दे जब जिक्र हुआ है तो। ठीक, देखिए अचर के बारे में भी आपको हम पढ़ाए थे बहुपद वाले चैप्टर में ना, याद है ना, फिर से बता रहे हैं। देखिए अचर को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कांस्टेंट। तो कहिएगा सर ये अचर जो है, ये कांस्टेंट जो है, ये कौन सा लफड़ा आ गया, ये कौन सा नया झोल आ गया? तो चिंता नहीं करना, आपको अचर के बारे में भी बताते हैं। पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो हम लिखते हैं कि वह राशि जिसका मान क्या होता है सर, जिसका मान फिक्स होता है, निश्चित होता है, वह राशि जिसका मान फिक्स होता है, फिक्स होता है, अचर कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, अचर। आप इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या जानते हैं? आप इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कांस्टेंट। तो आपको समझाते हैं कि कांस्टेंट या अचर क्या होता है। तो देखिए आपको एक एग्जांपल, देखिए अचर क्या है, बेसिकली अचर क्या होता है, इसका मान फिक्स होता है। आप दुनिया का कोई भी नंबर, कोई भी संख्या उठा लीजिए, वो हमारा एक अचर होता है, वो हमारा एक कांस्टेंट होता है। जैसे आपका एग्जांपल में हम थोड़ा रैंडमली कुछ भी उठा सकते हैं, कोई सा भी एग्जांपल उठाइए आप। मान के चलते हैं हम उठाते हैं क्या, 2 उठा लिए, 3 उठा लिए, कुछ भी उठाइए, जो मन करे आपका वो उठाइए। ठीक, तो ये सब जो है ये एक अचर है। अब बोलिएगा सर हमको समझ में नहीं आया कि इसका मान फिक्स नहीं होता है, मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हैं? सर क्लियर बात बोलिए ना, आप क्या बताना चाह रहे हैं? तो हम बोलना चाह रहे हैं
कि जैसे सर मान के चलते हैं एक अचर को ले लेते हैं सर 2, एक अचर को ले लेते हैं सर 3, तो क्या सर हम जब 2 एक अचर है और 3 भी एक अचर है, लेकिन जब दोनों को जोड़ते हैं तो 5 आ रहा है। क्या सर आप अमेरिका जाके 2 + 3 5 नहीं बोलिएगा? क्या कहिएगा सर अमेरिका हम जैसे गए तो 2 + 3 हमारा 10 हो गया? नहीं ना हुआ जी, 2 + 3 अब भी इंडिया में 5 हो रहा है। आप कहीं और जाइए वहां पे भी 2 + 3 5 ही हो रहा है। तो आपके कहने का तात्पर्य क्या है कि सर हमारा जो अचर है वो बदलता नहीं है, वो फिक्स रहता है। आप अगर हमसे कहिएगा सर आप 3 गुना 4 कीजिए, तो हम कहेंगे सर 12 हो रहा है। तो आप किसी दूसरे से पूछ लीजिए, वो भी बोलेगा 3 गुना 4 12 हो रहा है। यानी कि एक ऐसा राशि जो क्या होता है, फिक्स होता है, वो हमारा अचर कहलाता है। हमको लगता है कि हम आपको समझाने में सामर्थ्य है कि चर और अचर क्या होता है। अब जब चर अचर का बात किए हैं तो लगे हाथ हम समीकरण बता दें कि समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। लेकिन उससे पहले इससे पीछे के चैप्टर में आप बहुपद के बारे में पढ़े कि सर पॉलिनोमियल के बारे में हम आपसे पीछे के चैप्टर में पढ़े थे। तो एक बार हम पॉलिनोमियल अगर आप समझ गए हैं तो आप जो है बहुपद को भी आराम से, पॉलिनोमियल को यदि समझ गए, बहुपद को समझ गए, तो आप समीकरण को भी आराम से समझ सकते हैं। देखिए कैसे, तो यहां पे लिखते हैं हम एक तरफ बहुपद, अंग्रेजी जानते हैं ना जी बहुपद का, वो क्या होता है, पॉलिनोमियल। एक तरफ लिखते हैं आपका समीकरण, जिसको आप अंग्रेजी में इक्वेशन बोलते हैं। तो आप कोई सा भी बहुपद उठाइए, द्विघात, त्रिघात, ये सब पढ़ाए थे ना आपको, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद आपको पढ़ाए थे, और आप वो वीडियो देखे होंगे इंट्रोडक्शन वाला। तो कोई भी बहुपद उठाते हैं, मान के चलते हम एक बहुपद उठा रहे हैं, x² + 5x - 4। ठीक, अब देखिए x² - 5x + 4 ये बहुपद है। लेकिन जब इसी बहुपद को x² + 5x - 4, इसी बहुपद को जब बराबर देके कुछ लिख दीजिएगा तो वो आपका समीकरण कहला देगा। समझ में आया? जब किसी भी बहुपद को बराबर में कुछ रख कर लिख दिया जाए तो वो समीकरण कहलाता है। और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक बहुपद है 2x + 3, इसी 2x + 3 को आप बराबर में लिख दीजिए 8, तो ये आपका क्या कहलाएगा, समीकरण। एक बहुपद लेते हैं कि 2x - 4, तो इसी 2x - 4 में आप लिख दीजिए बराबर में z, तो ये आपका समीकरण। मतलब जब बहुपद के बराबर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप संख्या लिखिए या आप z x कुछ भी, मतलब बराबर के उस पार कुछ भी लिख दीजिए, वो आपका समीकरण कहलाएगा। तो बहुत समझ में आया, बहुपद सिंपल होता है, लेकिन जब बहुपद को बराबर लगा के कुछ लिख दिया जाता है तो वो आपका समीकरण कहलाता है। समझ में आया? तो जैसा कि आपको हम बताएं कि इस चैप्टर में 2 चर के बारे में पढ़ना है। कितने चर के बारे में पढ़ना है? 2 चर के बारे में पढ़ना। तो आप कहिएगा सर 2 चर का मतलब क्या है? देखिए कोई सा भी, आपको पता है कि A से Z तक चर होता है, उसमें कोई भी 2 चर उठा लीजिए। आपका मन किया सर x y उठा लेंगे, लेकिन हर हमेशा चर जब उठाइएगा वो जोड़ा में होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए। हर हमेशा 2 चर उठाइए, ठीक? या तो x y उठा लीजिए, a b उठा लीजिए, z y उठा लीजिए, कुछ भी, लेकिन 2 होना चाहिए। जैसे x और y उठाइएगा तो ये एक चर x है, एक चर y है। a b उठाइएगा तो एक चर a भी है, एक चर b है। मतलब इस चैप्टर में हम चर जो पढ़ेंगे वो हर हमेशा जोड़ा में पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया चर क्या होता है? वह राशि जिसका मान फिक्स नहीं होता है चर कहलाता है, वह राशि जिसका मान फिक्स होता है वो चर। बहुपद समझ गए क्या होता है, समीकरण समझ गए। जब इसको आप समझ चुके हैं तो आपको थोड़ा रैखिक समीकरण के बारे में बता दे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसको हम बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक? तो इसको हम करेंगे क्लीन, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले ले। तो देखिए अब आप समझिए कि रैखिक समीकरण, जिसको आप लीनियर इक्वेशन बोल रहे थे यहाँ पे, क्योंकि हम आपको चर के बारे में तो समझा दिए क्या हो रहा है, अब आपको समझाते कि ये रैखिक समीकरण क्या है। तो देखिए कोई सा भी ऐसा समीकरण जिसमें चर का जो हाईएस्ट पावर हो, जो मैक्सिमम पावर हो, वो यदि 1 है तो हमारा लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण कहलाएगा। परिभाषा से समझ में आया? नहीं आया या आया तो बहुत अच्छा बात है, नहीं आया तो भी अच्छा बात है। क्यों? क्योंकि हम आपको समझाने वाले हैं उदाहरण के साथ। देखिए कैसे, आपको एक एग्जांपल देते हैं, ठीक? जैसे क्या कहता है, एक ऐसा समीकरण, पहले हम आपको कोई समीकरण देते हैं, ठीक? x प्लस में 2y = 3, ठीक? तो देखिए ये जो एग्जांपल है, इसमें सबसे पहले चर का हाईएस्ट पावर, चर क्या है? एक चर तो x है,
एक चर y है, ठीक। इन चर में हाईएस्ट पावर क्या है चर का, देखिए यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर एक, यहाँ पे भी एक, मतलब दोनों चर में जो मैक्सिमम पावर है वो तो एक है, कोई सा भी चर। लेकिन देखिए यदि यहाँ पे, पहले आपको दूसरा एग्जांपल में समझाते हैं। देखिए क्या कहे, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, चर की अधिकतम घात क्या है, एक है, तो ये हमारा रैखिक समीकरण कहलाएगा। लेकिन क्या आप बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस में y प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, क्या ये हमारा रैखिक समीकरण है? तो आप कहिएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 जो है आपका वो रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि चर का हाईएस्ट पावर देखिए ना, यहाँ पे चर x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2। कहिएगा सर y का पावर 1 है, लेकिन y के पावर से x का पावर तो बड़ा है। लेकिन कहने का मतलब जिस भी चर का हाईएस्ट पावर ज्यादा रहेगा वही हमारा समीकरण बनेगा। जैसे इस में क्या है, चर का हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्या ये रैखिक कहलाएगा समीकरण? नहीं, द्विघात समीकरण कहलाएगा। और द्विघात समीकरण के बारे में आपको चैप्टर 4 में पढ़ना है, इसलिए हम यहाँ पे उसका जिक्र नहीं किए। तो देखिए जब x की पावर 2 है तो ये रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा, ठीक। आपको और एक एग्जांपल देते हैं, कुछ एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक, और आपको बताना है कि वो कौन सा समीकरण है। जैसे देखिए यहां पे दे रहे हैं x प्लस में 4y माइनस जेड बराबर में 8, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 देते हैं। यहां पे आपको 4y प्लस 2x स्क्वायर माइनस का z इज इक्वल टू 0। और एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि ax स्क्वायर प्लस में 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो अब इन चारों समीकरण में हमको आप बताइए कि कौन सा समीकरण रैखिक है, कौन सा समीकरण रैखिक नहीं है, ठीक। तो देखिए आप कहिएगा सर रैखिक समीकरण का परिभाषा क्या होता है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें चर का जो हाईएस्ट पावर हो वो एक होना चाहिए। तो देखिए इसमें तो चर का हाईएस्ट पावर एक था तो रैखिक है, इसमें भी चर का कहीं ना कहीं देखिए कोई किसी भी चर, देखिए चर यहाँ पे x भी है, y भी है, z भी है, लेकिन इस सभी चर में सबका पावर जो है एक एक है, यानी कि ये हमारा कौन सा चर है, ये रैखिक समीकरण। यहाँ पे भी देखिए चर क्या है, x है और इसका हाईएस्ट पावर एक है, तो ये भी हमारा रैखिक समीकरण है। यहाँ पे देखिए 4y प्लस 2x स्क्वायर माइनस जेड, यहाँ पे चर क्या है, y भी चर है, x भी चर है, z भी चर है, लेकिन इन तीनों चर में सबसे अधिक पावर किस चर का है, x स्क्वायर। तो स्क्वायर के बारे में हम कहे क्या कहे कि जिसमें चर का जो हाईएस्ट पावर है वो एक होना चाहिए, लेकिन हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 हो गया, तो क्या रैखिक होगा? नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, यहाँ पे चर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है x का मैक्सिमम घात 1 नहीं ना है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं होगा। तो आपके एग्जाम में जो है हो सकता है कि आपको पहचानने के लिए भी दे दे कि पहचानिए कि ये कौन सा समीकरण है, रैखिक समीकरण है या कैसा समीकरण है। तो हम लगता है कि हम जो है आपको समझा दिए कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो समझ में आया रैखिक समीकरण। अब हम बात करते हैं कि सर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है जानते हैं क्या? युग्म यहां पे कहने का मतलब है इसका, युग्म कहने का मतलब है इसका पेयर। युग्म कहने का मतलब क्या है इसका? पेयर। पेयर बोले तो जोड़ा। आप कहिएगा सर जोड़ा से यहां क्या लेना देना? देखिए जब भी आप रैखिक समीकरण पढ़िएगा, जैसे यहां पे x प्लस 2y बराबर 3, तो ये कोई क्या है? एक समीकरण है, ठीक। तो लेकिन आप कभी भी एक समीकरण के बारे में नहीं पढ़िएगा। जब भी आप पढ़िएगा इस चैप्टर में तो आपको दो समीकरण दिया रहेगा, दो समीकरणों का युग्म दिया रहेगा, जोड़ा दिया रहेगा। जैसे आपको समझाते हैं, ठीक। यहां देखिए आप कोई एक समीकरण उठा लेते हैं x प्लस में, और हर हमेशा जो भी समीकरण उसमें दो चर होना चाहिए। तीन चर वाला भी नहीं चलेगा, एक चर वाला भी नहीं चलेगा, हर हमेशा दो चर होना चाहिए। तो इसी को उठाते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले तो इसमें दो चर है, एक चर x है, एक चर y है, रैखिक समीकरण भी है। और युग्म और एक चर लेते हैं, मान के चलते हैं एक चर ले ले हम अपना x प्लस, जैसे एक चर और ले लेते हैं x प्लस में 8y इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है? बोलिएगा सर है।
सबसे पहले तो इसमें एक चर x है एक चर y है, तो दो चर इसमें भी एक x है एक y है, तो दो चर का रैखिक समीकरण, इसमें चर का हाईएस्ट पावर एक एक है, रैखिक समीकरण। और युग्म दो समीकरण है ना, जोड़ा में है ना, एक समीकरण ये है एक समीकरण ये है, यानी कि दो समीकरण है, तो ये युग्म भी है। तो कुल मिलाकर आपको जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो इसी टाइप के समीकरण के बारे में पढ़ना है। ठीक, समझ में आया? अब हम आपको समझाते हैं कि आपको जो दो समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, आप इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है आपका ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि टोटल के बारे में चर्चा करेंगे। एक होता है ग्राफीय विधि, एक होता है आपका प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले विलोपन लिखते हैं। एक है हमारा विलोपन विधि, विलोपन विधि। एक है हमारा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और एक है हमारा वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तो देखिए आप जो 3.1 में 3.1 और 3.2 में पढ़िएगा वो ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व कीजिएगा। हम आपको टोटल चीज बताएंगे कि कैसे आप सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए इस वाले 3.1 और 3.2 में आप ग्राफीय विधि से सॉल्व कीजिएगा, विलोपन विधि 3.3 में पढ़िएगा, प्रतिस्थापन विधि 3.4 में और वज्र गुणन विधि 3.5 में पढ़ना है। समझ में आया? तो अभी हम जो पढ़ेंगे आपका पहला एक्सरसाइज 3.1 और दूसरा एक्सरसाइज 3.2, उसमें हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे? ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए अब क्या, अब तो यहां पर तो आपको समीकरण दिया है, लेकिन आपका बुक में सीधा आपको समीकरण नहीं दिया रहेगा। पहले आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, उससे बनाना पड़ेगा आपको समीकरण, उसके बाद आपको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको हम एक बार क्विक ओवरव्यू करवा देते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले चर पढ़ाएं कि चर क्या होता है। एक ऐसा राशि होता है, एक ऐसा हमारा कह सकते हैं कि एक ऐसा मान जिसका मतलब एक ऐसा, आप सीधा समझिए ना, एक ऐसा राशि जिसका मान फिक्स नहीं होता है वो चर कहलाता है। चर ए बी सी डी से लेकर जेड तक चर हो गया। अचर जिसका मान क्या होता है? फिक्स होता है, वो अचर कहलागा। फिर हम आपको बोले बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। बहुपद में क्या है, जैसे x+2 बहुपद है, लेकिन उसी बहुपद को x+2 बराबर में कुछ लिख दिए तो समीकरण कहलाया। फिर आपको हम बताएं कि रैखिक समीकरण, जिसको आप लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, वो क्या होता है। तो कहे कि एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें चर का जो मैक्सिमम पावर है यदि वो एक है तो वो रैखिक समीकरण कहलाएगा, जैसा कि आपको समझाएं यहाँ पे। फिर युग्म के बारे में भी समझाएं, जैसे इस प्रकार के ही समीकरण के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखिए पहला में ये बता दिए कैसे कैसे आपको पढ़ना है, तो आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन जो कराएंगे, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं आपकी बुक का। क्यों? क्योंकि अब जो मेन टॉपिक्स है वो आपको, मेन क्वेश्चन है वो आपको एग्जांपल से ही समझ में आएगा। ठीक, और ग्राफ बनाने तो आप सीख रहे हैं ना, 9th से ही, आप 9th 8th से ही सीखते आ रहेंगे। क्यों? क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म को हटा दीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण आपका 9th क्लास में ही एक चैप्टर था। ठीक, वहां आप ग्राफ बनाना सीखे होंगे। तो बढ़ते हैं हम किसकी ओर। यहां देखिए अब हम आपको क्या बताने वाले, थोड़ा ग्राफ का इंट्रोडक्शन, यानी कुछ ग्राफ्स का बेसिक बता देते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको क्या बताएं कि अब जो हम 3.1 और 3.2 में पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में, उसमें जो भी क्वेश्चंस होगा हम उसको ग्राफीय विधि यानी कि ग्राफ मेथड से उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो थोड़ा ग्राफ का तो नॉलेज होना बनता है ना, कि थोड़ा बेसिक हमको चाहिए। तो देखिए आपको बेसिक समझाते हैं। जैसे कि आपको ये देखिए, ये ग्राफ है और ये ग्राफ किस तल में स्थित है? ये जो है आपका द्विविमीय तल में स्थित है, जिसको आप 2D में स्थित है। ये ग्राफ किस में स्थित है? द्विविमीय तल में, द्विविमीय तल में ये ग्राफ स्थित है। तो सबसे पहले ये एक 2D ग्राफ है जो कि द्विविमीय तल वाला ग्राफ है। इसमें ये देखिए, ये जो आपको एक रेखा इस प्रकार से, ये जो रेखा, जो लेटी हुई रेखा है,
जो लेटी हुई रेखा है इस प्रकार से, ये लाल मार्कर को देखिए, ये लेटी हुई रेखा ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, जबकि आपको एक ऊर्ध्वाधर रेखा, एक खड़ा लाइन दिखाई दे रहा होगा, जैसे हरा मार्कर खड़ा है, ये वाला देखिए, ये वाला जो लाइन है, खड़ा रेखा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये आपका वाई एक्सिस होता है। कहने का मतलब लाल मार्कर यानी कि जो आपका सोया हुआ रेखा है, क्षैतिज रेखा है, वो एक्स एक्सिस कहलाता है, और जो आपका ऊर्ध्वाधर रेखा है जिसको हम अभी आपके समझाने के लिए हरा मार्कर से दिखा रहे, वो वाई एक्सिस है। ये आपका कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। यहां कैसे मिट गया जी? तो देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसको आप मान लीजिए वाई डैश एक्सिस और इसको मान लीजिए एक्स डैश एक्सिस। ठीक, तो ये जो है इस वाले, यहां पे इस वाले बॉक्स को हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। इसको हम अंग्रेजी में आप बोलना चाहे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। देखिए इस वाले बॉक्स को, इस वाले बॉक्स को प्रथम चतुर्थांश, इस वाले बॉक्स को द्वितीय चतुर्थांश, इस वाले बॉक्स को तृतीय चतुर्थांश और इस वाले बॉक्स को चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। यानी कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट वो हमारा जानते हैं कैसा होता है? वो होता है हमारा प्लस और प्लस का, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है ये भी प्लस होगा और ये वाई एक्सिस है ये भी प्लस होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट होता है हमारा, यहाँ पे एक्स माइनस होता है और ये प्लस होता है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस कोमा प्लस का होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट देखिए ये एक्स भी माइनस का होगा और ये वाई भी माइनस का होगा। तो थर्ड कोऑर्डिनेट के आप बारे में बोल सकते हैं कि ये माइनस कोमा में माइनस होता है। और फोर्थ कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे एक्स क्या है? प्लस का है और वाई क्या है? माइनस का है। एक्स प्लस का है और वाई माइनस का है। तो देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है? प्लस प्लस, सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस प्लस, थर्ड कोऑर्डिनेट माइनस माइनस और फोर्थ कोऑर्डिनेट प्लस माइनस। यानी कि समझते हैं इसका कहने का मतलब क्या है? देखिए आपको समझाते हैं। ये जो है एक्स यहाँ पे प्लस है, ये वाई ये भी प्लस है और ये एक्स ये माइनस है और ये वाई ये भी माइनस है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखिए, और हर हमेशा आप याद रखिए कि ग्राफ में पहले एक्स को लिखते हैं उसके बाद वाई को लिखते हैं, पहले एक्स को फिर उसके बाद वाई को लिखते हैं। तो पहले एक्स को लिखते हैं ना, एक्स क्या है पहला? प्लस, वाई क्या है? प्लस। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया? प्लस प्लस। फिर क्या बोले? पहले एक्स को, एक्स यहाँ पे क्या है? पहले माइनस, वाई क्या है? प्लस, तो माइनस प्लस। थर्ड कोऑर्डिनेट में देखिए एक्स क्या है? यहाँ पे माइनस, वाई भी क्या है? माइनस। तो थर्ड कोऑर्डिनेट माइनस माइनस। यहाँ पे देखिए पहले एक्स को लिखेंगे ना, तो एक्स क्या है यहाँ पे? प्लस और वाई क्या है? माइनस, तो माइनस प्लस। समझ में आया? और ये जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। इसको हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, जिसको आप अंग्रेजी में ओरिजिन भी बोलते हैं। ये हमारा कहलाता है मूल बिंदु। क्या कहलाता है जी? मूल बिंदु। और ये जो होता है वो बेसिकली 0,0 के रूप का होता है। समझ में आया? ठीक, ये प्रथम, ये द्वितीय, सबका चिन्ह बता दिया आपको। थोड़ा हम पूछे आपसे सवाल पूछे एक, जैसे मेरे पास एक है 2,3, ठीक, 2 यहाँ पे सबसे पहले पता है कि पहले x को लिखते हैं, तो x क्या है हमारा? 2 है और y 3 है। तो आप बताइए 2,3 किस चतुर्थांश में, किस कोऑर्डिनेट में होगा? तो 2 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, तो पहला चतुर्थांश देखिए प्लस प्लस, यानी कि कहीं ना कहीं 2 3 जो है पहला कोऑर्डिनेट में आएगा। और एक एग्जांपल देते हैं, माइनस का 5 और 8। तो आप ये एग्जांपल देख के बताइए कि ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा। आपको पता है पहला x दूसरा y होता है, x माइनस का पहला और y प्लस का, माइनस का x y प्लस का, तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट में आएगा। तीसरा कोऑर्डिनेट के लिए एग्जांपल देते हैं, माइनस का 4 और माइनस का 3। तो ये देखिए यहाँ पे x क्या है? वो भी माइनस का, ये क्या है? y भी माइनस का, पहले x लेते हैं फिर y, x का चिन्ह भी माइनस, y का चिन्ह भी माइनस, तो वो थर्ड कोऑर्डिनेट। फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए हम लेते हैं 5 कोमा में माइनस का 9। तो ये देखिए ये जो है x यहाँ पे क्या है? प्लस 5 और y क्या है? माइनस 9। फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखिए x क्या है? प्लस और y क्या है? माइनस, तो ये कहीं ना कहीं फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। तो हमको लगता है कि थोड़ा बहुत जो भी इंट्रोडक्शन आपको चाहिए था वो हम आपको बता दिए, ठीक। तो अब हम बढ़ेंगे उदाहरण की ओर और आपको समझाएंगे कि उदाहरण आखिर कैसे करते हैं, यानी कि आप उदाहरण जो दिया रहेगा उसको आप ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो इतना बेसिक थोड़ा जो जरूरी था वो तो बता दिए और आपको, हमको लगता है कि समझ में आया होगा।
तो हम बढ़े उदाहरण की ओर। तो अब हम बढ़ते हैं आपके बुक के क्वेश्चंस की ओर, यानी कि उदाहरण की ओर, कि आपको बताएंगे कि आपको जो है उदाहरण दिया रहेगा, फिर आपको उस उदाहरण से कैसे समीकरण बनाना है, फिर कैसे उसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो उससे ग्राफीय विधि को समझने से पहले और आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं कि कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो हमारा रैखिक समीकरण है, जो लीनियर इक्वेशन है, वो जानते हैं किस रूप का होता है? वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का। वैसे जो है इसके रूप का यहाँ पर काम नहीं आने वाला है, क्योंकि हम जब 3.2 पढ़ेंगे तब वहां पर इसका यूज आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। ठीक, आपको सिर्फ हम नॉलेज के लिए बता दिए कि रैखिक समीकरण जो होता है हमारा वो ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का होता है। ठीक, अब हम आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि ये जो रैखिक समीकरण है, इसका यदि आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो वो बनेगा एक सरल रेखा। वो क्या बनेगा? एक सरल रेखा। तो देखिए सरल रेखा क्या है, आपको समझाते हैं। तो जब ये रैखिक समीकरण का आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि अभी हम क्या सीखने वाले हैं 3.1 में और 3.2 में जो भी क्वेश्चंस को हम हल करने वाले हैं, जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, उसमें जो हम मेथड यूज करेंगे वो ग्राफीय विधि होगा। और आपको पता है कि ग्राफीय विधि से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो रैखिक समीकरण का जब आप ग्राफीय विधि से हल कीजिएगा तो इसका जब ग्राफ बनेगा वो एक सरल रेखा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, अब बताते हैं सरल रेखा क्या है। जैसे हम मान के चलते हैं कि कोई भी एक लाइन खींच दिए, स्ट्रेट लाइन, ये क्या है? एक सरल रेखा है। तो किसी भी सरल रेखा में हर हमेशा दो पॉइंट्स होता है। कितने पॉइंट्स होते हैं? कितने बिंदु होते हैं? दो पॉइंट्स। एक जहां से आप स्टार्ट किए, स्टार्टिंग पॉइंट्स, और एक जहां पे आप खत्म किए रेखा को, एंडिंग पॉइंट्स। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट्स है और ये आपका एंडिंग पॉइंट्स है। ठीक, ये एसपी है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट्स, और ये ईपी है यानी कि एंडिंग पॉइंट्स। तो आप एक बात नोट कर पा रहे हैं कि किसी भी सरल रेखा को ड्रॉ करना हो या बनाना हो, उसके लिए आपको दो पॉइंट्स का जरूरी है। ठीक, किसी भी सरल रेखा या किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, किसी भी ग्राफ को नहीं, बेसिकली सरल रेखा के ग्राफ को यदि आपको ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको दो पॉइंट्स चाहिए। जैसे मान के चले कोई सा भी सरल रेखा ये कर दिए तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट, ये एक एंडिंग पॉइंट्स, मतलब सरल रेखा को बनाने के लिए आपको दो पॉइंट्स चाहिए। ठीक, तो क्योंकि देखिए रैखिक समीकरण का जो ग्राफ बनेगा वो तो एक सरल रेखा बनेगा। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के आपको समीकरण बनाना है, फिर समीकरण बनाने के बाद जो भी समीकरण आएगा उसमें आपको दो बिंदु निकालना है। ठीक, और दो बिंदु निकालिएगा, फिर उस बिंदु को आप ग्राफ पे रखिए और लाइन मिला दीजिए। वो आपका क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा ग्राफीय विधि से हल। आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं, और एक एग्जांपल। जैसे मान के चलते हैं कि कोई समीकरण है यहाँ पे, जैसे 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू 16। ठीक, एक समीकरण तो ये है, क्योंकि हमको दो चर वाला, इसमें दो चर है, एक चर x है, एक चर y है, और रैखिक समीकरण भी। और एक युग्म का मतलब क्या होता है? और एक समीकरण लेते हैं, और एक समीकरण लेते हैं 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू 15। तो देखिए ये भी एक समीकरण, ये भी एक समीकरण, दो है तो समीकरण का युग्म कहलाएगा। तो मान लीजिए आप इसको समीकरण फर्स्ट और इसको मान लीजिए आप समीकरण सेकंड। तो देखिए ग्राफीय विधि से कैसे समीकरण को हल मतलब सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप समीकरण फर्स्ट में चलिए। देखिए समीकरण फर्स्ट से, देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है? 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू 16। तो आपको क्या बताया कि यदि आपको सरल रेखा का ग्राफ बनाना है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना है, तो आपको दो पॉइंट चाहिए ही चाहिए। तो दो पॉइंट्स निकालेंगे कैसे उसको समझाते हैं। एक बार मार्कर ले लेते हैं अपना। तो देखिए दो पॉइंट, सबसे पहले तो एक बार x बराबर आप यहाँ पे 0 रखिए। x बराबर जब 0 लेते हैं आप, जब आप x बराबर 0 लेते हैं तो देखिए क्या होता है, जहां x है वहां 0 रखिए। 2 इंटू में 0 प्लस में 4y इज इक्वल टू 16, इसलिए 4y इज इक्वल टू 16। ये तो आता है ना आपको y इज इक्वल टू 16 अपॉन में 4। तो यहां क्या बच गया? y बराबर 4।
तो आपको हम तुरंत इससे पीछे ग्राफ का जब बेसिक बता रहे थे तो आपको बताया था ना कि पहले एक्स कोऑर्डिनेट का जो भी हमारा पॉइंट्स होता है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स को लिखा जाता है, फिर वाई को लिखा जाता है। इसमें एक्स क्या है, एक्स मतलब जब एक्स बराबर 0 रखे तो वाई का वैल्यू क्या आ गया 4। पहले एक्स को लिखिएगा तब वाई को लिखिएगा। ठीक उसी प्रकार से आप एक बार एक्स बराबर 0 ले लिए, एक बार आप वाई बराबर 0 ले लीजिए, वाई बराबर 0 लीजिए। अब देखिए जब y बराबर 0 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर में 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 16, 2x इज इक्वल टू 16, इसलिए x इज इक्वल टू 16 बाय में 2 जो कि 8। तो x बराबर में 8 आ गया। कब आया, तो सबसे पहले तो x का मान क्या निकल गया 8 और y का मान 0। ठीक, ये निकल गया। उसी प्रकार से आप सेकेंड समीकरण को भी सॉल्व कीजिए। देखिए यहां पे करते हैं सेकेंड समीकरण को। तो समीकरण सेकेंड से, तो समीकरण सेकेंड क्या है, 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू 15। ठीक, तो x बराबर यहां पे 0 लीजिए तो 3 इंटू में 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15, तो 5y इज इक्वल टू 15, इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 बाय में 5 3। तो आप सबसे पहले x का मान क्या है यहाँ पे 0, y का मान 3। उसी प्रकार से आप एक बार y बराबर 0 रखिए, y बराबर 0 रखने पर क्या होता है देखिए 3x प्लस में 5 इंटू वाई के जगह 0 बराबर में 15, तो 3x इज इक्वल टू 15, इसलिए x इज इक्वल टू 15 बाय में 3, x इज इक्वल टू 5। तो देखिए ये आपका जो था ये बेसिकली दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म था। ठीक, क्योंकि इसमें चर क्या है, एक x एक y, दो चर है, समीकरण रैखिक है। और युग्म दो समीकरण लिए ना, एक समीकरण ये है, जोड़ा में है दोनों समीकरण, दो समीकरण का मतलब क्या होता है युग्म। समझ में आ गया। अब आपको ग्राफ बनाते हैं इसका कैसे बनता, देखिए यहां पे आपको बताए थे ना कि ये जो है हमारा ये x एक्सिस होता है, ये x डैश एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है और ये y डैश एक्सिस होता है, ये मूल बिंदु होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सब जो आंसर निकला है हमारा सब मतलब कोऑर्डिनेट में देखिए प्लस का ही है, प्लस ही है, प्लस ही है, प्लस ही है। तो हम माइनस वाले को नहीं लेते हैं, मन करे तो आपको ले सकते हैं लेकिन माइनस वाले को हम नहीं लेते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू x का कहाँ तक गया 8 तक गया। तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं लाइन को। देखिए दो का गैप लेते हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8। ठीक, और यहां पे भी वही y से यहां पे देखिए 2 4 6 8। ठीक, यहां पे भी आप ड्रॉ कर दीजिए 2 4 6 और 8। तो अब देखिए सबसे पहला बिंदु पहले समीकरण के लिए देखिए क्या था, x 0 और y 4, y 4 यहां पे है ना। इस बिंदु में देखिए यहाँ पे इसका जो निर्देशांक होगा यहाँ पे x 0 है और y 4 है। ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या निकाले इस समीकरण के लिए x 8 और y 0, x 8 इस पॉइंट का जो निर्देशांक यहाँ पे x 8 है और y 0 है। बस इन दोनों पॉइंट्स को आप ऐसे मिला दीजिए, यही जो बन गया आपका, ये जो बना किसका समीकरण बना 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू 16। तो ये जो समीकरण बनाया आप बेसिकली ये क्या बना, एक सरल रेखा का ही तो समीकरण बनाए। मतलब रैखिक समीकरण का जब आप ग्राफ को ड्रॉ किए तो क्या मिला आपको, एक सरल रेखा। और सरल रेखा को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट जरूरी है निकालना। समझ में आया। उसी प्रकार से आपके लिए होमवर्क रहा कि आप सेकेंड समीकरण का हमको ग्राफ ड्रॉ करके बनाना है आपको। ठीक, समझ में आया। देखिए क्या कहना चाह रहे थे हम, बेसिकली आपको बताना चाह रहे थे, हम बताना चाह रहे थे ये कि जो रैखिक समीकरण होता है वो ax प्लस by प्लस c के रूप का होता है। एक तो ये बात बताना चाह रहे थे, और आपको एक बात ये बताना चाह रहे थे कि जो हमारा रैखिक समीकरण होता है, जो लीनियर इक्वेशन होता है, उसका जो ग्राफ बनता है एक स्ट्रेट लाइन बनता है, एक सीधी रेखा बनता है। ठीक, और आपको ये बताया कि जब भी कोई सीधी रेखा हम ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए दो पॉइंट्स, एक स्टार्टिंग पॉइंट्स और एक एंडिंग पॉइंट्स। मतलब सरल रेखा का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको दो पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए। तो दो पॉइंट्स कैसे निकालते हैं वही समझा। जैसे ये हम आपका एक रैखिक समीकरण लिए, देखिए दो पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। एक बार x बराबर 0 रखने पर एक पॉइंट्स आ गया, y बराबर 0 रखने, ऐसा जरूरी नहीं कि आप x बराबर 0 रखिए, कुछ भी रख सकते हैं आप अपने सहूलियत के अनुसार। ठीक,
इस प्रकार से हम पॉइंट्स निकाले और ग्राफ ड्रॉ कर लिए, और सेकेंड वाला आपके लिए होमवर्क रहा। तो अब हम बढ़ते हैं फाइनल उदाहरण नंबर 1 की ओर। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम आपको पहला उदाहरण आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहला उदाहरण आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। देखिए सबसे पहला उदाहरण क्या कह रहा है, आप अपना बुक में पढ़िए या यहाँ पे आपको बोर्ड पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, उससे देखिए। तो सबसे पहला उदाहरण क्या कह रहा है कि अखिला नाम की एक लड़की है जो अपने गांव में मेला देखने जाती है। ठीक, अखिला नाम की कोई लड़की है जो अपने गांव में एक मेला देखने जाती है। वो मेला में क्या करती है, चरखे वाला झूला होता है ना राउंड शेप का, एक तो उसका सवारी करना चाहती है और एक हुपला खेलना चाहती है। ठीक, ये समझ में आया आपको? कोई लड़की मेला जाती है और वो एक झूले की सवारी और हुपला खेलना चाहते हैं। हुपला समझ रहे हैं ना क्या होता है? हुपला एक ऐसा खेल होता है जिसपे क्या होता है, जैसे कि आपको एक रिंग टाइप का दे दिया रहेगा जो बीच में से खाली रहता है और बहुत सारा सामान आगे आपके रखा होगा। बस ये देगा आपको रिंग, कहेगा कि इस तरह से आप फेंकिए, जिस भी वस्तु पर रिंग बैठ जाएगा आपका वो वस्तु आपको दे दिया जाएगा। आप मेले में खेले भी होंगे और हम लोग भी खेलते थे बच्चे में, 10 रुपया का शायद 6 रिंग देता है। ठीक, और वो आपको ट्राई करना रहता है, अगर पड़ गया तो आपका, नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं। ठीक, वो हुपला खेल खेलना चाहती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जितनी बार वह हुपला खेल खेलती है उससे आधी बार वह क्या करती है, चरखे की सवारी करती है। यानी कि अगर हुपला वो 2 बार खेलती है तो उससे आधी बार, यानी कि 1 बार वो क्या करती है, चरखे की सवारी करती है। यदि हुपला 4 बार खेलती है तो 2 बार चरखा की सवारी करती है। ठीक, यदि 1 बार चरखे की सवारी के लिए वो 3 रुपया देती है और 1 बार हुपला खेलने के लिए 4 रुपया देती है, तो हमको बताना है कि वो कितने बार चरखे की सवारी करती है और कितने बार हुपला खेलती है। यदि टोटल वो 20 रुपये खर्च करती है। समझ में आया आपको क्वेश्चन? पहले आपको लिख के समझाते। देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न में। सबसे पहले तो आपको बता दे कि एक लड़की है यहाँ पे जिसका नाम क्या है, अखिला। ठीक, एक लड़की है जिसका नाम है अखिला। ये अखिला जो है अपने गांव में मेले में गई। ठीक, झूला बुला झूलना चाहती है। तो हमको इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि वो कितने बार जो है चरखे की सवारी करती है और कितने बार हुपला खेलती है। तो जो ज्ञात करना होता है उसको हम एक्स और वाई के टर्म में मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, देखिए कैसे। माना कि अखिला जो है, मान लेते हैं, माना कि एक्स बार चरखे की सवारी करती है, एक्स बार चरखे की सवारी, अखिला जो है एक्स बार चरखे की सवारी करती है और वाई बार जो है वो हुपला खेलती है। क्योंकि यही ना हमको निकालना था जी, कि वह कितनी बार चरखे की सवारी करती है और कितने बार हुपला खेलती है। तो हम क्या मान लिए कि जो अखिला है वो एक्स बार चरखे की सवारी करती है और वाई बार हुपला खेलती है। तो देखिए अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न से चलते हैं। ठीक, देखिए प्रश्न से क्या कहता है। पहला बार तो क्या कह रहा है कि वह जो है जितनी बार हुपला खेलती है उससे आधी बार वो चरखे की सवारी करती है। यानी कि हुपला खेल को हम क्या माने, वाई जो है वो हुपला का खेल को दर्शा रहा है। और क्या कहता है, जितने बार वो हुपला खेलती है उससे आधी बार चरखे की सवारी करती है। मतलब हुपला का आधा बार x/2 का मतलब क्या है, चरखी का आधा सवारी। यही ना है कि यही कह रहा है कि वह जितने बार हुपला खेलती है उससे आधी बार चरखे की सवारी करती है। ठीक, तो अब इसको ऐसा लिख सकते हैं गुना करके 2y = x। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक, फिर देखिए क्या कह रहा है, फिर क्या बोल रहा है प्रश्न में कि यदि वो एक बार चरखे की सवारी के लिए 4 रुपये देती है और एक बार चरखे की सवारी के लिए 3 रुपये देती है और हुपला खेलने के लिए 4 रुपये देती है। ठीक, तो यदि एक बार चरखे की सवारी के लिए 3 रुपये देती है तो x बार सवारी करने के लिए कितने रुपये देगी, 3x रुपया देगी। कैसे, जैसे एक चॉकलेट आप 2 रुपये में खाते हैं, तो अगर आपको 5 चॉकलेट खाना है तो क्या कीजिएगा, 5 से गुना करके आप 10 रुपया दुकानदार को दीजिएगा ना जी। वैसे ही यहाँ पे है, एक बार चरखे की सवारी यानी कि झूला झूलने के लिए अखिला 3 रुपया देती है, तो x बार झूला झूलने के लिए कितना रुपया देगी, 3x। वैसे ही
एक बार हुपला खेलने के लिए 4 रुपये देती है, तो वाई बार हुपला खेलने के लिए कितने रुपये देगी? 4 वाई, और टोटल कितना रुपया खर्च करती है? वो 20 रुपया। तो इसको आप मान लीजिए समीकरण सेकंड। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब आप समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से 2 बिंदु निकाल लीजिए। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट में चलिए, देखिए समीकरण फर्स्ट में या समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है? x इज इक्वल टू 2y, दिखाई दे रहा है ना x। तो सबसे पहले x बराबर आप एक बार 0 रख लीजिए। तो जब आप x बराबर 0 लेते हैं, तो देखिए जब आप x बराबर 0 लेते हैं तो क्या होता है? जहां x वहां 0, 0 इज इक्वल टू 2y। तो आप जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। अब एक बार y बराबर 0 लीजिएगा तो यहाँ पे x बराबर 0 आ जाएगा, लेकिन अब y बराबर 0 नहीं लेते हैं। एक बार x बराबर 0 लेना, एक बार y बराबर हम 1 ले लेते हैं। ठीक, y बराबर 1 लीजिए। तो जहां y है वहां आप 1 धरिए, x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई के जगह 1, तो x बराबर में 2। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले x का मान 0 रखे तो y भी 0 आ गया। फिर यहाँ पे x का मान 2 हुआ जब y बराबर 1 रखे। ठीक, ये 2 पॉइंट्स मिल गया आपको। ठीक, डब्बा में सजा के लिख दीजिए। डब्बा में कैसे सजाते हैं देखिए, यहाँ पे एक आपको इस तरह से बॉक्स बनाना है। ठीक, बीच में इस तरीके से, और 3 बॉक्स यहाँ एक बॉक्स में x, एक बॉक्स में y। तो पहला समीकरण में जब आप x बराबर 0 रखे, देखिए x बराबर 0 रखे तो y बराबर भी आपका 0 आया। और दूसरा समीकरण में जब आप y बराबर क्या रखे? 1 रखे, तो x बराबर क्या आ गया? आपका 2 आ गया। बस इसी तरीके से डब्बा में सजा के लिख देना है। उसी प्रकार से आप समीकरण सेकंड के लिए भी कीजिए। समीकरण सेकंड से, तो देखिए समीकरण सेकंड क्या है? 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 20। तो x बराबर 0 ले लीजिए। 0 लेने पर तो देखिए क्या होता है? 3 इंटू में 0 प्लस में 4y इज इक्वल टू 20। तो 4y इज इक्वल टू 20 सॉल्व कीजिए, आपको y इज इक्वल टू 20 y में 4 यानी कि 5। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ है? जब x बराबर 0 लिए तो y 5 आ गया। ठीक, एक तो ये। अब फिर अब y बराबर यहाँ पे 0 रखिएगा तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 0, 0 हो जाएगा, मतलब 20 में 0 हो जाएगा 20, और 3x बराबर 20 मतलब 20/3 पॉइंट में आएगा। लेकिन आपको कोशिश क्या करना है? वैसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश क्या करना कि ग्राफ में जो है हमको एक फिक्स पॉइंट मिले। मतलब जो है आपको जैसे पॉइंट में आंसर नहीं निकले, आपका एक फिक्स आंसर निकले, पूरा आंसर निकले। तो यहाँ पे आप y बराबर 2 रख के देखिए, पूरा आंसर निकलेगा। y बराबर 2 रखिए। y बराबर 2 रखने पर तो 3x प्लस में 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। 3x इज इक्वल टू 20 माइनस में 8, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 बाय में 3, x इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू 4 कब आया? जब आप y बराबर 2 रखे। और आपको पता है ना, पहले x को लिखते हैं फिर y को। इसके लिए भी डब्बा बना दीजिए आप। इसके लिए हम डब्बा ऊपर बनाते हैं। ठीक, तो एक कॉलम में आपको पता है क्या लिखते हैं? एक कॉलम में आप लिखिए x, एक कॉलम में y। तो जब पहली बार आप x बराबर 0 रखे तो y बराबर क्या आ गया? आपका 5 आ गया। ठीक से लिखते हैं थोड़ा, y बराबर 5 आया। और जब दूसरी बार आप y बराबर 2 रखे तो x बराबर क्या आ गया? आपका 4 आ गया। ठीक, अब इसी के लिए आपको बनाना है क्या? ग्राफ। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक, ये x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये हमारा y डैश एक्सिस, ये मूल बिंदु। तो हम बनाते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से आप कर देखिए, हमारा कोई भी आंसर माइनस में नहीं ना निकला है, तो इस वाले पोर्शन को हम नहीं लेते, सीधा प्लस वाले को लेते हैं। प्लस वाला केवल लिखते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी 5 4 3 2 1। तो देखिए पहले समीकरण के लिए क्या निकला? एक तो 0,0, 0,0 तो यहीं पे हो गया। ठीक, एक निकला हमारा 2,1, तो 2,1, 2 यहाँ और 1 यहाँ। देखिए 2,1 यहीं पे होगा। तो इस प्रकार से एक
सॉरी हमारा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया। 2,1 इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। ये किस समीकरण के लिए है? x इज इक्वल टू 2y के लिए। फिर दूसरा समीकरण देखिए क्या है। एक तो है 0,5 मतलब x एक्सिस पे 0 y एक्सिस पे 5, यहाँ पे ही होगा। यहाँ पे क्या x एक्सिस पे x 0 है और y 5 है, ठीक। दूसरा क्या है 4,2, तो 4 तो ये रहा हमारा और 2 क्या है ये, ठीक, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये देखिए ये पॉइंट जो है हमारा, ये पॉइंट है हमारा 4,2। बस अब दूसरी बार क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनेगा ना, देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो ये स्ट्रेट लाइन किस रेखा का समीकरण है? 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 20। तो यहाँ यही आपका बस आंसर हो गया, ठीक। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया? और यदि हल निकालने का बाद इसमें नहीं किया है तो हम हल नहीं निकालेंगे। तो देखिए जो भी हम मान लिए x बार चरखे की सवारी करते, y बार जो प्रश्न में कह रखा था उसको किए और हमारा आंसर आ गया, ठीक। और यदि आप हल का बात करें तो देखिए जहां पर भी दोनों बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसका सीधा लाइन, वैसे ग्राफ पे ड्रॉ करते तो एग्जैक्टली ये 4 पे आता और ये 2 पे, यानी कि x बराबर 4 और y बराबर में 2 आया। मतलब 4 बार वो चरखे की सवारी करती है और 2 बार वो हुपला खेलती है। समझ में आया आपको? ठीक। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब देखिए हमारा सेकेंड नंबर एग्जाम्पल। तो सेकेंड नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है उसको रीड करते हैं। तो सेकेंड नंबर एग्जाम्पल आपको यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो हम आपके लिए सेकेंड नंबर एग्जाम्पल को पढ़ते हैं और आप अच्छे से उसको सुनिए कि सेकेंड नंबर एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। तो देखिए क्या कहता है कि एक रेमिला जो है, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद उसको आपको समझाते हैं। तो रेमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदती है। और रेमिला के ही एक दोस्त है, उसकी सहेली, उसकी फ्रेंड सोहिला, ठीक, सॉरी सोहिला नहीं सोनाली, उसकी फ्रेंड क्या है सोनाली, वह भी मार्केट में जाती है और वह देखती है कि कुछ नया तरह का पेंसिल आया है और कुछ नया तरह का रबर आया है। तो वो भी जो है 18 रुपया में उसी टाइप का 4 पेंसिल और 6 क्या खरीद लेती है? रबर खरीद लेती है। तो हमको क्या कहता है कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझाते हैं। आप देखिए क्या कह रहा है कि एक बुक का दुकान होता है ना, स्टेशनरी का दुकान होता है जिसको आप बुक शॉप बोलते हैं, पुस्तकालय बोलते हैं, जहां पे आपको कॉपी, पेन, कलम, रबर, बुक्स ये सब मिलता है। वो क्या कहलाता है? स्टेशनरी का शॉप, ठीक। तो स्टेशनरी के शॉप में 2 फ्रेंड्स है, एक रेमिला है, एक रोमिला है और एक सोनाली है। तो रोमिला जो है वो 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदती है, जबकि जो उसकी फ्रेंड सोनीला है वो 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदती है। तो इसी चीज को दिखाना है किसमें? बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में। तो क्वेश्चन में भी आप यहां पे पढ़ सकते हैं क्या बोल रहा है। तो देखिए क्या हमको कहता है इसमें। तो क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है कि 4 पेंसिल स्थिति को बीजगणितीय रूप में दिखाना है। तो हम मान लेते हैं, देखिए कैसे हम दर्शाएंगे। तो आप मान लीजिए देखिए आप मान लीजिए, मान लीजिए आप पेंसिल का मूल्य क्या है? x रुपया, क्योंकि आपको पेंसिल का मूल्य नहीं दिया, बस कितना पेंसिल खरीदा है वो दिया है। मान लीजिए आप पेंसिल का मूल्य, मान लीजिए पेंसिल का मूल्य कितना है? पेंसिल का मूल्य हम मान लेते हैं कि माना पेंसिल का मूल्य क्या है? x रुपये है और रबर का मूल्य जो है आपका, इरेजर का मूल्य, रबर का मूल्य जो है वो आपका हम मान लेते हैं क्या है? y रुपया, ठीक। तो अब देखिए प्रश्न से, देखिए अब हमको क्या बोल रहा है। तो चलते हैं प्रश्न से। तो पहली बार क्या बोलता है कि जब दोनों दोस्त जो है स्टेशनरी की दुकान में जाती है, बुक्स की दुकान में जाती है, तो रोमिला जो है वो पहली बार जाती है दुकान और क्या बोलती है दुकानदार को कि भैया हमको जो है आप 2 पेंसिल और 3 रबर दे दीजिए। रोमिला क्या कहती है दुकानदार को कि भैया आप हमको 2 पेंसिल और 3 रबर दे दीजिए।
तो दुकानदार क्या करता है, उसको देखिए 2 पेंसिल और 3 रबर दे देता है। कितने रुपये में देता है वो? 9 रुपये में देता है। ठीक, तो रोमिला जो है, यहां से हम लिखते हैं कि रेमिला, यहां से आप लिखना चाहे तो लिख दे, रोमिला द्वारा खरीदी गई पेंसिल व रबर। रोमिला द्वारा खरीदी गई, रोमिला द्वारा खरीदी गई वस्तु, या आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वो जो है पेंसिल और रबर खरीदे। हम फिलहाल यहाँ पे वस्तु लिख रहे हैं। तो रोमिला जो है कौन सी वस्तु खरीदती है? तो रोमिला जो है 3 रबर, यानी कि 3 पेंसिल, यही ना, 2 पेंसिल है। रोमिला जो है वो 2 पेंसिल, एक पेंसिल मान लेते हैं, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x रुपया, और 3 क्या खरीदती है? रबर। एक रबर का मूल्य y रुपया, तो 3 रबर का मूल्य 3y रुपया, और इसको कितने रुपये में खरीदती है? 9 रुपये में। तो अब इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या कहते हैं, इसकी फ्रेंड आती है सोनाली। इसकी फ्रेंड कौन आती है जी? सोनाली। वो भी क्या कहती है? सोनाली भी कुछ खरीदती है, कुछ क्या, वैसे वो भी पेंसिल और रबर खरीदती है। तो सोनाली द्वारा खरीदी गई वस्तु, देखिए सोनाली द्वारा खरीदी गई वस्तु, तो देखिए सोनाली जो है वो भी खरीदती है कितना? 4 पेंसिल खरीदती है और 6 रबर खरीदती है। कितने रुपये में? 18 रुपये में। इसको आप मान लीजिए सेकेंड समीकरण। ठीक, समझ में आया आपको क्या किए? देखिए हमको क्या कह रहा था कि जो दोनों फ्रेंड्स है वो पेन और पेंसिल खरीदती है, बट इसको हमको क्या कह रहा था प्रश्न में कि बीजगणितीय रूप में दर्शाइए। मतलब कुछ इस प्रकार से दर्शाना है, और इसको ग्राफीय रूप में, बीजगणितीय रूप में, यही जो लिखे ना 2x + 3y = 9, यही हमारा बीजगणितीय रूप है। 4x + 6y = 18, यानी कि 18, वो भी क्या हमारा बीजगणितीय रूप है। इसको बीजगणितीय में दर्शा दिए। अब कहता है ग्राफीय रूप में। देखिए हम मान लिए कि एक पेंसिल का जो मूल्य है वो x रुपया और एक रबर का मूल्य y रुपया। तो क्या कहता था कि रेमिला जो है 2 पेंसिल 3 रबर 9 रुपये में खरीदती है, जबकि सोनाली 4 पेंसिल और 6 रबर 18 रुपये में खरीदती है। ठीक, समझ में आया? तो हम मान लिए इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड। तो देखिए सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को हम करते हैं सॉल्व। तो देखिए समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है? 2x प्लस में 3y = 9। तो यहां पर आपको पता है कि एक ये रैखिक समीकरण है, तो इसका एक सरल रेखा बनेगा ग्राफ। तो इसके लिए 2 बिंदु चाहिए। तो सबसे पहले 2 बिंदु निकालने के लिए हम क्या मान लेते हैं? x = 0 मानते हैं। जब x बराबर आप 0 लीजिएगा तो क्या आएगा? 3y = 9, इसलिए 3y = 9 और y = 9/3। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब आप x बराबर 0 लिए तो y का वैल्यू आपके पास क्या आ गया? 3 आ गया। क्यों ऐसा लिखे? क्योंकि पहले x को लिखते हैं, x बराबर 0 लिए तो y का वैल्यू 3 आ गया। फिर और एक पॉइंट निकालना है, तो अब दूसरा स्टेप में आप क्या कीजिएगा? y बराबर 0 लीजिए। लेकिन जैसे ही आप y बराबर 0 लीजिएगा, मान के चलते हैं, तो 3 × 0 क्या हो जाएगा? 0। तो 9 में से 0 गया 9, 2x बराबर 9। तो पॉइंट में हमारा आंसर निकलेगा। तो ग्राफ में पॉइंट्स ढूंढने में थोड़ा परेशानी होता है, इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारा पॉइंट्स में आंसर ना निकले, पूरा आंसर निकले और ग्राफ पे हमको पॉइंट्स खोजने में आसानी हो। तो यहां आप y बराबर 1 ले लीजिए। y बराबर 1 लेने पर, तो y बराबर जब आप 1 लीजिएगा तो देखिए क्या होगा? 2x प्लस में 3 × 1 = 9, 2x = 9 माइनस में 3, 2x = 6, इसलिए x = 6/2। तो क्या आ गया? ये 3 आ गया। ठीक, तो x का वैल्यू, पहले x का वैल्यू लिखते हैं, तो x 3 और y क्या है? 1। ये 2 पॉइंट्स आ गया। ठीक, अब हम समीकरण सेकंड के लिए 2 पॉइंट्स निकालते हैं। तो समीकरण सेकंड में भी उसी तरीके से कीजिए आप। x बराबर 0 लीजिए एक बार, तो क्या होगा? 4 × 0 + 6x = 18। तो 6x = 18, x क्या हो जाएगा? 18/6 यानी कि 3। तो आप इसका निर्देशांक लिख सकते हैं। देखिए निर्देशांक क्या आएगा?
जब आप x का वैल्यू पहले लिखते हैं, x का वैल्यू क्या लिए 0, तो y हमारे पास, सॉरी यहाँ पे y ना होगा, यहाँ पे y होगा, यहाँ पे y है, भूल से x लिखा चल गया। देखिए जब x का वैल्यू आप 0 लिखे तो y आपके पास क्या आ गया 3, एक पॉइंट निकाल लिए, फिर आप दूसरा पॉइंट निकालिए। इसी तरीके से यहां पे भी देखिए, अगर आप y बराबर 0 ले लेते हैं, सॉरी y बराबर आप 0 ले लेंगे तो 4x बराबर 18 आ जाएगा और आपका पॉइंट में आंसर निकलेगा, लेकिन हमको पॉइंट में नहीं निकालना, तो आप y बराबर क्या ले लीजिए 1 ले लीजिए। तो 4x प्लस में 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 18, 4x इज इक्वल टू 18 और 6 इंटू 1 6 प्लस में है तो इधर माइनस, 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन में 4, तो क्या निकल गया 3। तो आपको पता है सबसे पहले x का वैल्यू 3 और y क्या है 1। तो देखिए दोनों इस समीकरण सेकंड और समीकरण फर्स्ट का दोनों पॉइंट्स जो निकला है वो सेम निकला, तो जरूरी नहीं कि अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है। देखिए आप जब अभी आपको देखिए, अब जब आप ग्राफ पढ़े सबसे पहले में तो आपको इस प्रकार से ग्राफ पढ़े कि एक रेखा दूसरे रेखा को काट रहा था, अब इसमें आप पढ़ेंगे कि एक रेखा जो है वो दूसरे रेखा के ऊपर आ गया, और तीसरे में पढ़ेंगे कि एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर आ गया। 3 प्रकार का ग्राफ आप पढ़िएगा, ठीक। तो ये आपको 3.2 में, जैसे अभी तो आपको चेक करना पड़ रहा है ना कि ग्राफ कैसे बनेगा, लेकिन आप 3.2 जब पढ़िएगा तो वहां आप बिना ग्राफ बनाए ही चेक कर लीजिएगा ग्राफ इसका कैसा बनेगा, ठीक। तो पढ़ेंगे जब 3.2 में तब आपको समझाएंगे, अभी हम फिलहाल ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, सब प्लस वाला है ना, तो माइनस को हम नहीं लिखेंगे, ठीक। ये आपको पता है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक, ये y डैश एक्सिस, ये x डैश एक्सिस। तो x पे कितना चलना 1 2 3, यहां पे भी 1 2 3, ठीक। तो देखिए समीकरण फर्स्ट के लिए कौन सा बिंदु 0,3, तो नामकरण कर देते हैं 1 2 3 और यहां पे 1 2 3। तो x पे 0 और y पे 3, ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा ना जी, x पे 0 y पे 3, यहाँ पे x 0 है और y 3 है, ठीक। और दूसरा पॉइंट x पे क्या आ रहा है 3, x पे 3 और y पे 1, x पे 3 है और y पे 1 है। तो देखिए ये वाला जो है x पे, तो देखिए ये वाला जो पॉइंट्स है हमारा, ये x पे 3 है और y कितना है हमारा 1 है। तो यहां पे पॉइंट्स और इस पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, ठीक, मिला दिए। ये किसका समीकरण था, किस रेखा का, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक। अब यहां पे भी वैसे x पहला जो बिंदु है वो क्या है, x पे 0 और y पे 3, x जहां पे 0 हो y 3 हो, ये पॉइंट्स है। दूसरा पॉइंट x जहां पे 3 हो और y 1 हो, ये पॉइंट्स है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि दोनों जो समीकरण का ग्राफ है वो एक ही लाइन पे, सेकंड वाले समीकरण का भी ग्राफ इसी लाइन पे बनेगा, ठीक। तो बस हमारा आ गया आंसर, दोनों समीकरण का ग्राफ क्या था, एक ही लाइन पे बन रहा था। समझ में आया, ठीक। तो समझ में आया, हम आपको एक बार फिर से बताते हैं कैसे किए। तो 2 फ्रेंड्स था, पेंसिल खरीदना था, उसको हम पेंसिल का मूल्य x मान लिए एक पेंसिल का, और एक पेंसिल का मूल्य, सॉरी एक रबड़ का मूल्य y मान लिए। तो जितना क्वांटिटी में खरीद रहा था उसको हम समीकरण के रूप में दर्शाएं, बस हम x का मान 0 रख के, जो भी रखना था, आप जरूरी नहीं कि 0 रखिए, जो आपको सही लगे वो रखिए। तो उससे आप 2 पॉइंट्स निकाल लीजिए, बस 2 पॉइंट्स को ग्राफ के अंदर हम रखे और हमारा जो है आंसर आ गया। उदाहरण संख्या 3 हम आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं कि आप उदाहरण संख्या 3 को खुद से घर में ट्राई करके आइएगा और आप खुद से बनाने का प्रयत्न कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, ठीक। तो देख सकते हैं उदाहरण 3 आपके लिए हम होमवर्क के लिए छोड़े हैं, और यदि किसी भी प्रकार का आपको परेशानी होता है उदाहरण नंबर 3 में, तो आप अपना कमेंट में मैसेज पिन कीजिएगा कि सर हमसे नहीं हो रहा है, आप उदाहरण संख्या 3 को करवा दीजिए, तो हम करवा देंगे। एक क्वेश्चन हम आपके लिए इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि आपका कुछ प्रैक्टिस हो जाए, कि इस वीडियो में आप जो कुछ भी सीखे वो आप खुद से एक बार अप्लाई कर सके, खुद से एक बार प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।